नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की जिनपिंग और पुतिन के साथ तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने क्यों साधा निशाना। आगे बताएंगे वायनाड में जीत के लिए गांधी परिवार का क्या है विक्ट्री फॉर्मूला, और चर्चा करेंगे सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रहे पोस्टर वॉर की। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। प्रियंका ने वायनाड से भरा नामांकन, राहुल के साथ मां सोनिया गांधी भी रही मौजूद। ब्रिक्स में पीएम मोदी का आतंकवाद पर प्रहार, बोले दोहरे रवैये की कोई जगह नहीं। हम युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी के समर्थक, ब्रिक्स से दुनिया को पीएम मोदी का मैसेज। गुजरात सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, 1419 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। बहराइच में पीडब्ल्यूडी के नोटिस पर जारी रहेगी रोक, लखनऊ बेंच का दोनों पक्षों को सबूत पेश करने का निर्देश। रांची से चुनाव लड़ेगी राज्यसभा सांसद महुआ माझी, जेएमएम ने जारी की दूसरी लिस्ट। बेंगलुरु में 7 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत, डिप्टी सीएम बोले मालिक, ठेकेदार और अधिकार पर होगा एक्शन। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, रिकॉल की अर्जी खारिज। 78,000 के पार हुआ सोना, 99,000 के पार उछली चांदी। उतार चढ़ाव के बाद फिर फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 138 अंक गिरा, निफ्टी 24,450 से नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं उस मुद्दे के बारे में जो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। रूस के कजान शहर में आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया के करीब 40 नेताओं का जोरदार स्वागत किया। वहीं कजान में आज पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 5 साल बाद पहली बार बैठक हुई। गलवान हिंसा के बाद पहली बार हुई इस बैठक में सीमा पर तनाव को कम करने के लिए कुछ बड़े संकेत निकलकर सामने आ सकते हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच ये मुलाकात रूस में हो रही है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच इस समय दोनों का बहुत करीबी मित्र देश है। पीएम मोदी और जिनपिंग की पुतिन के साथ तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि भारतीय पीएम चीन के जूनियर पार्टनर बन रहे हैं और रूस नंबर 1 रहेगा। आइए समझते हैं कि इस दावे में कितना दम है। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश लगातार इन तीनों ही देशों को डराने में जुटे हुए हैं। भारत को जहां अमेरिका, कनाडा और खालिस्तान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा चुका है। चीन की बात करें तो ताइवान को लेकर अमेरिका ने ड्रैगन को घेरना शुरू कर दिया है। फिलीपींस से लेकर जापान तक अमेरिका ने चीन से जंग के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी मिसाइल फिलीपींस में तैनात है और गुआम में सैन्य अड्डे को और मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों के साथ इस तनावपूर्ण माहौल के बीच पुतिन ने चीन और भारत के बीच तकरार को कम करने के लिए पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अब चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। वहीं भारत ने भी दोस्त रूस से जमकर तेल, खाद और अन्य सामान खरीदे हैं। इससे रूस को बहुत मदद मिली है। भारत और रूस के बीच व्यापार अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है। खैर, आपको अब ले चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में विधानसभा और लोकसभा की खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। वहीं केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हैं। 2024 में रायबरेली और वायनाड सीट से जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी वायनाड के जरिए दक्षिण भारत से अपनी चुनावी पारी का आगाज कर रही हैं। उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रियंका का मुकाबला वायनाड में बीजेपी की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मोकेरी से है। कांग्रेस के लिए भले ही ये सीट सुरक्षित मानी जाती हो, लेकिन लेफ्ट और बीजेपी ने जिस तरह से ताना बाना बुना है, उसके चलते लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वहीं प्रियंका गांधी की चुनावी एंट्री कांग्रेस की सियासत में एक नया अध्याय मानी जा रही है। प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा सीट से उतारकर गांधी परिवार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। एक तरफ उत्तर के साथ दक्षिण भारत का सियासी बैलेंस बनाने की रणनीति है, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार कांग्रेस पर अपनी सियासी पकड़ को भी मजबूत कर रखने का दाव माना जा रहा है।
इसलिए राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी तो वहां से प्रियंका को उतारा है। गौरतलब है कि उत्तर भारत में बीजेपी की सियासी जड़ें काफी मजबूत हैं, तो कांग्रेस के लिए साउथ सेफ पैसेज की तरह है। राहुल गांधी ने पिछली बार केरल की वायनाड सीट चुनी थी और जीते भी थे। इस बार जब राहुल गांधी उत्तर की एक सीट से जीत गए और उसे अपने पास रख रहे हैं, तो कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज था कि दक्षिण में ये संदेश न जाए कि उसे पार्टी बस स्टेपनी की तरह यूज करती है। इसलिए प्रियंका को उतारने से दक्षिण के लोगों में ये संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें भी पूरी अहमियत देती है। देखा जाए तो उत्तर भारत की सियासत में बीजेपी की तूती बोलती है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी पूरी तरह से काबिज है। हिंदी बेल्ट पर अपनी पकड़ बनाए रखते हुए बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में पैर पसार रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने उत्तर भारत में अपने खोए सियासी आधार को वापस लाने के साथ दक्षिण में मजबूत पकड़ बनाए रखने की चुनौती है। उत्तर और दक्षिण के साथ सियासी बैलेंस बनाए रखने के लिए राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना, तो प्रियंका वायनाड से उतरी हैं। अब वो भी इस धरा को कामयाब रख पाती हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे नारे वाला पोस्टर लगाए जाने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा है 27 का सत्ताधीश। इसके बाद एक नया पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल ये पोस्टर समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगाया गया है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अखिलेश के समर्थकों द्वारा प्रदेश भर में जन्मदिन की बधाइयों की होर्डिंग लगाई गई है। इसी में से एक होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सपा नेता जयराम पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी प्रमुख को जन्मदिन की बधाई दी और सपा कार्यालय के बाहर विशेष होर्डिंग लगाई, जो चर्चित हो गई। सपा कार्यालय के बाहर जयराम पांडे द्वारा लगाई गई होर्डिंग में अखिलेश यादव को प्रभावशाली नेता के रूप में दिखाया गया। उन्होंने सिर पर समाजवादी पार्टी की पारंपरिक लाल टोपी पहनी हुई है। होर्डिंग पर लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। आपको बता दें कि आज से 3 साल पहले 2021 में आ रहा हूं का पोस्टर भी जयराम पांडे ने ही लगवाया था। बता दें कि साल 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन से पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा अपनी तैयारी कर रही है। सपा नेताओं का मानना है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी और प्रदेश के मुखिया की कमान अखिलेश यादव को दी जाएगी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हट गया। अब तो नई सरकार भी बन गई। वहां बहुत कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो एक चीज, और वो है आतंकवाद। जी हाँ, वहां एक और आतंकवादी हमला हो गया है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग मारे गए। ये नृशंस वारदात किसकी शह पर हुई और किसकी नीतिगत लापरवाही से हुई, ये एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी घटनाएं आए दिन की बात हो चली है और राष्ट्र के किसी न किसी हिस्से में घटित होती रहती हैं। आखिर इस घटना के क्या मायने हैं? सवाल है कि आखिर में आतंकियों के असल निशाने पर क्या था? क्या आतंकियों के निशाने पर घाटी के विकास कार्यों को रोकना है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब विकास की परियोजना पर आतंकियों ने सीधे हमला किया है। सवाल यह भी है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार के गठन के महज 4 दिनों के बाद ही आतंकवादियों ने मुख्यमंत्री के ही विधानसभा क्षेत्र गांदरबल में इतना बड़ा आतंकी हमला क्यों बोला? ऐसे में बस लोगों का यही सवाल है कि आखिर कब तक थमेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले, और यदि नहीं तो फिर सख्त उपाय क्यों नहीं अपनाते सरकारी मुलाजिम? खैर, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।